नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 की, जो कि क्या है, क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो किताब है वो हमें देखने को मिलती है। साथियों, इसके अंदर हम यहाँ पर जो डिटेल में एक सीरीज को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 6th से लेकर 12th तक की सारी एनसीईआरटी को यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। और उसी के तहत यहाँ पर हमारा जो क्लास 6th है, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस, उसका पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। साथियों, ये डाइवर्सिटी होती क्या है, विविधता इसको हिंदी में बोला जाता है, वो आखिरकार होता क्या है, इस चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर बात किया जा रहा है पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये आपने अपने आसपास देखा होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो सभी एक दूसरे से अलग हैं। चाहे वो हम शक्ल के आधार पर अलग की बात करें, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे सभ्यता या संस्कृति के आधार पर, या अन्य प्रकार के जो बैकग्राउंड हैं उनके आधार पर हम एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है कि अगर किसी को बोला जाए कि वह चित्र बनाए, तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई चित्र बनाते समय अपने यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, रिलीजियन है, उसका कहीं ना कहीं ज्योग्राफी है, वह सभी के सभी उस चित्र के अंदर झलक नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी नॉर्थ ईस्ट इंडियन के व्यक्ति से बात करेंगे और बोलेंगे इमेज बनाओ, तो वो ज़्यादातर जो पेड़ पौधे हैं उसकी इमेज बनाएगा। अगर अगर आप किसी राजस्थान के व्यक्ति से बोलोगे तो वो ज़्यादातर जो रेगिस्तानी एनवायरनमेंट है, किले हैं, इन सब चीज़ों का चित्र बनाएगा। अगर कोई कश्मीरी है या फिर कन्याकुमारी से आया है तो वह बेसिकली क्या है, एक तो जो कश्मीर होगा वो एक प्रकार से जो पहाड़ है, बर्फीले पहाड़, उसका चित्र बनाएगा, और जो कन्याकुमारी से है वो बेसिकली क्या है, समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्र पे किस प्रकार की सीनरी पाई जाती है उसका चित्र बनाएगा। तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि ना सिर्फ भाषा के आधार पर, बल्कि क्या है, स्थान के आधार पर, यानी रीजनल के बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे, कि हर व्यक्ति का आप यहाँ पर देखो कपड़ा भी अलग अलग है। इसी के साथ रिलीजियस, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। साथियों, इसी चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए आपकी किताब में यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, जिसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक छोटा सा लड़का होता है जो कि जनपद के पास में, यानी कोई चौक होगा, मार्केट होगा, वहाँ पर इंग्लिश का अखबार हाथ में लिए हुए सबको यहाँ पर बेचता हुआ नजर आता है। और एक दिन क्या होता है कि ये जो मेन कैरेक्टर है वो क्या करता है, उस छोटे बच्चे से बोलता है कि क्या उसके पास हिंदी का अखबार है। तो वो जो छोटा बच्चा है वह चौंक जाता है और वह बोलता है कि क्या आपको हिंदी का अखबार चाहिए, क्या आप हिंदी का अखबार पढ़ सकते हैं। तो जो ये साइकिल वाला लड़का है वो झुंझला के कहता है कि हाँ, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, और इसी के साथ मेरा जो हिंदी है वह स्कूल के अंदर सब्जेक्ट भी रहा करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटा बच्चा होता है वह बेसिकली जो ये पर्टिकुलर उसने वर्ड बोला था, जिसका वर्ड है वह सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं समझ पाता है कि आखिरकार ये सब्जेक्ट क्या होता है। और हालांकि यहाँ पर रेड लाइट खत्म होती है और वो जो साइकिल वाला लड़का है आगे चला जाता है। फिर वही दोबारा नेक्स्ट डे पर क्या होता है, वही अखबार वाला लड़का मिलता है, और वो जो छोटा बच्चा है वो बेसिकली इस बार क्या कहता है, भैया आपका ये हिंदी वाला अखबार। तो हिंदी वाला अखबार उसको पकड़ा देता है। और इसी के साथ साथ वो छोटा बच्चा ये भी पूछता है कि ये बेसिकली सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है। तब उसके मन में ये प्रश्न आता है कि ऐसे बच्चे को मैं कैसे बताऊं, जो कि बेसिकली क्या है, कभी स्कूल नहीं गया है, और उसको सब्जेक्ट का मतलब मैं किस प्रकार से समझाऊं। तो बेसिकली क्या है, उसकी जो बातें हैं वो आगे बढ़ती है, और इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि वह उससे बात करता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले आते हो। तो वो बताता है नहीं, कभी कभी क्या है कि जो मेरी मदर हैं वह भी अखबार बेचने साथ में आया करती थी, लेकिन अभी वह कुछ समय से आ नहीं पा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अकेले यहाँ पर क्या करता हूँ, अखबार बेचता हूँ। तो
जैसे ही यहाँ पर बात हो रही होती है, जो लाइट है वो दोबारा से ग्रीन हो जाती है और जो साइकिल वाला लड़का है वो चलने लग जाता है। और यहाँ पर क्या है, उसका नाम पूछा गया था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बेसिकली वह चिल्लाते हुए बताता है कि मेरा नाम समीर है। ठीक है, नेक्स्ट डे दोबारा उनकी मुलाकात होती है और फिर उनको पता चलता है कि जो सामने वाला लड़का है उसका भी नाम क्या है, समीर है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों एक दूसरे का नाम रख देते हैं, समीर एक और समीर दो। जो एक समीर है वो साइकिल वाला लड़का है और समीर दो है वो बेसिकली अखबार बेचने वाला लड़का है। दोनों हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं और इस प्रकार से बात आगे बढ़ती है। फिर अगला दिन होता है। अगले दिन होता है यहाँ पर ये है कि जो छोटा लड़का है वो मुस्कुराहट भरी जो एक प्रकार से अपना स्वभाव है उससे वह बात नहीं करता है। और वहाँ पर जो उसका चेहरा है वो हल्का सा उस दिन लटका हुआ होता है। और फिर जो साइकिल वाला लड़का है वो उससे पूछता है कि क्या बात हो गई। तो वो बताता है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरठ के अंदर, ठीक है, वहाँ पर क्या है, दंगे हो चुके हैं, रियोट्स हो चुके हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, स्पेशली वहाँ पर जो मुस्लिम थे। और यहाँ पर जो समीर है वह भी क्या है, मुस्लिम है। तो इस आधार पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में बात होती है और लास्ट में क्या होता है, दोनों आगे चले जाते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट डे होता है तो उसको वो जो साइकिल वाला लड़का है समीर है वो उसको ढूंढता है, देखता है कि वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। ठीक है, वह उसके बाद क्या है, उससे कभी फिर मिला भी नहीं। नाइदर द डे आफ्टर नोर इवर अगेन। ठीक है, ना ही उसको उस दिन मिला वो छोटा सा लड़का, ना ही उसके बाद कभी मिला। तो बेसिकली यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आपको स्टोरी दी गई है वो यह डिफरेंस बताने के लिए कि जो समीर एक है और समीर दो है, दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों के बीच में हमें क्या डाइवर्सिटी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी को समझाने के लिए ये पूरा स्टोरी बताया गया। अब यहाँ पर आप बहुत सारी डाइवर्सिटी इनके बीच में नज़र दौड़ाकर देख सकते हैं। जैसे कि जो समीर एक है वो इंग्लिश बोलना जानता है, जो समीर दो है वो हिंदी ही बोलता है। इसी के साथ साथ जो समीर एक है समीर दो, दोनों के रिलीजन का भी अंतर है। ठीक है, जो समीर वन है वो हिंदू है और जो समीर दो है वो क्या है, एक मुस्लिम है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये भी डिफरेंस था रिलीजन के बेस पर, कल्चर के बेस पर और भी अदर बैकग्राउंड के बेस पर। लेकिन हमें यहाँ पर एक और तरह का एक प्रकार से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो अभी तक जो हमने बात किया वो क्या थी, डाइवर्सिटी। लेकिन एक और डिससिमिलैरिटी नजर आती है, वो क्या है, समीर एक स्कूल जाता था और समीर दो स्कूल नहीं जाता था, वो न्यूज़पेपर बेचने का काम किया करता था। जो समीर दो है वो गरीब लड़का था और इसी के साथ उसके पास इतने रिसोर्सेज या इतने संसाधन नहीं थे, ठीक है, कि वह स्कूल जा सके। और यहाँ तक कि उसको पास कभी कभी क्या है, खाने का और यहाँ तक कि कपड़े का भी पहनने का भी कोई साधन प्रमुख रूप से हमें यहाँ पर नजर नहीं आता है। ठीक है, और कभी कभी उसको क्या है, रहने का जो स्थान है उसमें भी हमें यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पर देखा दो चीज, एक चीज देखी जो कि है डाइवर्सिटी। और जो डाइवर्सिटी है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गौर कीजिएगा। जो डाइवर्सिटी है वो बेसिकली क्या है, रिलीजियन के बेस पर हो सकता है। इसी के साथ रीजन यानी स्थान के बेस पर हो सकता है, रिलीजन का मतलब धर्म के बेस पे और रीजन के मतलब होता है स्थान के बेस पे। इसी के साथ साथ लैंग्वेज के बेस पर क्या होता है, डाइवर्सिटी हो सकती है। इसी के साथ साथ कल्चर के बेस पर डाइवर्सिटी हो सकती है। इसी के साथ साथ जियोग्राफी के बेस पे यानी कौन कहाँ पर रहता है उसके बेस पर बेसिकली क्या है, डाइवर्सिटी हो सकती है। और भी इसके अदर फॉर्म हो सकते हैं डाइवर्सिटी के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, जब कोई रिलीजन के आधार पर अलग हो या फिर रीजन के आधार पर अलग हो, भाषा यानी लैंग्वेज के आधार पर अलग हो, कल्चर के आधार पर अलग हो, या फिर एक प्रकार से
यहाँ पर जियोग्राफी के आधार पर अलग हो तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा बेसिकली आप यहाँ पर एक शब्द देख रहे हो, इन इक्वेलिटी के बारे में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। मैंने आपको क्या बताया कि जो समीर एक है उसके पास बहुत सारे संसाधन है, वह स्कूल जाता था, लेकिन समीर दो के पास संसाधन नहीं है, खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, कपड़े भी सही नहीं है। तो इस प्रकार का जो एक प्रकार से डाइवर्सिटी नजर आती है उसको हम डाइवर्सिटी नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक बेस पर यानी आर्थिक रूप से दो लोगों के बीच में अंतर करते हैं तो उसको डाइवर्सिटी नहीं बल्कि क्या है, इनइक्वालिटी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी के साथ साथ कास्ट के बेस पर जब आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हो वो अभी क्या है, इनइक्वालिटी का ही एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो कास्ट होता है वो भी बेसिकली क्या है, विभिन्न वर्ग को उनके काम के आधार पर डिवाइड किया जाता है। और अगर कोई अपना प्रोफेशन बदलना भी चाहता है तो उसको इसकी इजाजत नहीं हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है, उसका फादर क्या है, पोर्टर है, यानी मटका बनाने का काम करता है, तो उसका जो बेटा है उसको भी पोर्टर ही बनना पड़ेगा। ये हमें कास्ट सिस्टम के अंदर देखने को मिलता था और कई स्थानों पे अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये हमें नजर आता है कि ये जो मैंने अभी बताया, इकोनॉमी के बेस पर, आर्थिक आधार पर जब अंतर किया जाए तो उसको डाइवर्सिटी नहीं बल्कि इनइक्वालिटी बोला जाता है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। दोबारा से यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी को समझाने के लिए आपको उदाहरण दे रखा है कि मान लीजिए आपको अगर कोई कहानी लिखने को बोलेगा तो आप अपने जो कहानी है वो बेसिकली अपने आसपास के वातावरण को देखकर ही तो लिखोगे, और जो आपके आसपास का वातावरण है वो क्या है, एक प्रकार की डाइवर्सिटी है, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कि यहाँ पर लिखा क्या है, क्योंकि ये अभी क्लास 6 की ही एनसीईआरटी है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा रिच कंटेंट इसके अंदर नहीं है। ये जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी है वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद कर रही है, ये पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि डाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मैंने आपको बताया, फूड के बेस पर, फेस्टिवल के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, फिर इसी के साथ जो आपका कल्चर के बेस पर, ठीक है, रीजन रिलीजियन के बेस पर, इन सभी के बिहाफ पर क्या है, आप में अंतर हो, डिफरेंस हो, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। इसी के साथ साथ डाइवर्सिटी को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड के, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि ये डाइवर्सिटी होता क्या है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कैसे, जब पूरी दुनिया एक ही साथ डेवलप हुई थी, पूरी दुनिया में एक ही साथ आदि मानव वगैरह आए थे, तो यहाँ पर आज के समय में इतनी विविधता या इतना ज्यादा डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलता है। तो देखो, बेसिकली क्या होता था, पहले के जो जमाने के लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, घूमा करते थे। जब वह दूसरे स्थानों पर जाते थे तो बहुत लंबे समय तक वहां पर ठहरते भी थे, और वहां पर ठहरने के साथ साथ कभी कभी क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा का पूरा ग्रुप है, वो डिस्प्लेस करके दूसरे स्थान पर आया, और दूसरे स्थान पर क्या है, पहले से ही एक कम्युनिटी रहा करती थी। अब नॉर्मल सी बात है, जो यहाँ वाले लोग हैं वो कुछ इनकी बातों को सीख लेंगे, और इन यहाँ वाले लोग हैं वो बेसिकली कुछ इनकी बातों को सीख लेंगे, और इस तरह से हमें शुरुआती दौर पर नजर आएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, संस्कृतियों का सम्मिश्रण कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की भाषा, खान पान, पहनावा, म्यूजिक, रिलीजियन, इन सभी को सीख रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमें मिक्सचर देखने को मिलता है इन सभी चीजों में, और यही मिक्सचर समय के साथ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि विभिन्न स्थानों पर जो आज के समय पे आपको डाइवर्सिटी नजर आ रही है, उसका प्रमुख कारण है हिस्टोरिक डिफरेंसेस, ऐतिहासिक अंतर बेसिकली इसका प्रमुख कारण है।
एक कारण हो गया ऐतिहासिक अंतर की वजह से, बेसिकली क्या है, ये लोग यानी हम लोग एक दूसरे से अलग हैं बहुत मामलों में। इसी के साथ साथ ज्योग्राफी के बिहाफ पर भी क्या है, ये अलगाव हमें देखने को मिलता है। मैंने पहले ही बताया कि कन्याकुमारी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर और गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो लोग हैं वो सभी बेसिकली अलग अलग तरह से रहेंगे, क्योंकि कहीं पर हमें समुंदर देखने को मिलेगा, कहीं पे हमें बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, माउंटेन देखने को मिलेंगे। इसी वजह से उनका क्लोथिंग पैटर्न, उनका ईटिंग हैबिट, वो सभी क्या है, अंतर यहाँ पर हमें नजर आएगा। अब नॉर्मल सी बात है, मछुआरे हैं साउथ इंडिया के अंदर तो उनको मछलियां ज्यादा पसंद होगी। इसी के साथ अगर आप पूरे के पूरे राजस्थान में जाओगे तो बेसिकली क्या है, बेर जैसी चीजों को वो ज्यादा फल दिखेंगे वहां पर। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जाओगे तो वहां बरसात बहुत अच्छी होती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पे पाइन एप्पल, एप्पल, इस तरह की फसलें होंगी। तो इस वजह से हमें यहाँ पर ईटिंग और क्लोथिंग पैटर्न के अंदर हमें यहाँ पर नज़र आता है, और ये सारी चीज़ें सिटी टू सिटी यहाँ पर डिपेंड करती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है केरला का और लद्दाख का। ठीक है, केरला और लद्दाख के बारे में आइए कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो के जो लद्दाख है वो बेसिकली डेजर्ट का इलाका है, यानी पूरा का पूरा रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पर हमें बहुत सारे माउंटेन, पहाड़ पाए देखने को मिलते हैं, और जो एग्रीकल्चर है पहाड़ों पर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से वहाँ पर हमें क्या है, खेती बहुत कम देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है, रेगिस्तान है। इसी के साथ यहाँ पर पीने का पानी भी कम मिलता है, और पीने का पानी अगर है भी तो वहाँ पर जो नदियाँ हैं जो कि ग्लेशियर से पिघलकर बनी हैं उनके माध्यम से मिलती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें गोट यानी बकरी का जो उत्पादन है, बकरी का जो पालन है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। इसी के साथ जो शीप है, भेड़ है, उसका पालन भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। क्यों यहाँ पर इनका पालन किया जाता है? एक तो भोजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ही एग्रीकल्चर हो रहा है और ना ही पीने का पानी है, तो जीव जंतुओं को खाकर ही यहाँ के लोग ज्यादातर अपना गुजारा चलाते हैं। इसी के साथ दूसरा यहाँ पर कारण आप समझिए कि ये जो पूरा का पूरा लद्दाख रीजन है, यहाँ पर भेड़ बकरियों को उनके जो ऊन प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर पाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पश्मीना शॉल का निर्माण किया जाता है, जो शीप होती है, भेड़ होती है, उसके जो ऊन है उनसे प्राप्त करके। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार का प्रमुख साधन देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये मिल्क के द्वारा, दूध के द्वारा बटर, चीज का भी निर्माण किया करते थे, और दूध इनको प्रमुख रूप से जो भेड़ है, बकरी है, काऊ है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जोज है, या यानी एक प्रकार का याक होता है। याक आप सभी समझते हो, काऊ के जैसे ही प्रजाति होती है, बेल टाइप में हमें देखने को मिलता है। तो याक के द्वारा यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, दूध निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर इन सभी जानवरों का यहाँ पर पालन किया जाता है। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि लद्दाख के जो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो कि किस तरह पूरे पहाड़ हैं और पूरा का पूरा रेगिस्तानी इलाका है, कहीं भी आपको पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि पहाड़ों के बीच में कुछ कुछ स्थान होते हैं जिनको हम पास कहते हैं, और इन्हीं पासेस के द्वारा हो करके बहुत सारे जो कारवान है, कारवान का मतलब होता है व्यापारी का समूह, ठीक है, वो बेसिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। इसी के साथ साथ तिब्बत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये प्रमुख रूप से इस पूरे पर्टिकुलर रीजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो टेक्सटाइल है, स्पीच टेक्सटाइल और अदर चीजें भी हमें यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। दीज कारवान्स कैरीड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। आमतौर पर जो व्यापारी हैं, जिसको आज के समय में तिब्बत कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारे जो पास हमें देखने को मिलते हैं, पहाड़ों के बीच में कुछ प्रमुख स्थान, वहां से गुजर करके यह जो कपड़ा है, टेक्सटाइल है, स्पाइसेस है, मसाले हैं, रॉ सिल्क है,
कि जो रेशम है उसका कपड़ा और कारपेट यानी एक प्रकार से चादर है, इन सभी को दूसरे स्थानों पर बेचने का काम किया करते थे। इसी के साथ यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हो कि जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से पश्मीना शॉल का निर्माण कर रही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जितना ज्यादा व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ तिब्बत के आसपास गए, यही रीजन है हमें देखने को मिलता है कि लद्दाख के अंदर बहुत सारे रिलीजियन भी नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है और बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी हमें यहाँ पर नजर आती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग और जो पोयम है स्थानीय स्तर पर हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार का एक सॉन्ग है जो कि है केसर सागा। ठीक है, केसर सागा एक प्रकार का सॉन्ग है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये प्रमुख रूप से क्या है, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है प्रमुख रूप से जो लद्दाख रीजन है उसके अंदर जो हिंदू और मुस्लिम है दोनों मिल करके इस सॉन्ग को गाया करते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों इस प्रकार के जो सॉन्ग है उसको गाया करते हैं। चलिए, हमने लद्दाख को देख लिया, अब हम बात करते हैं केरला की। तो केरला क्या है, साउथ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एक बार एक काम करते हैं, इमेज के थ्रू भी इस चीज को समझ लेते हैं। साथियों, ये जो है पूरा अपना इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन के बाद ऊपर ये जो पूरा इलाका है ये जम्मू कश्मीर आ जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद अगर आप और इस तरह से जाओगे राजस्थान, राजस्थान के बाद आपको कुछ इस तरह से गुजरात देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा लद्दाख है वो इस स्थान पर हमें देखने को मिलता है और जो कन्याकुमारी है वो हमें इस स्थान पर देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा कि लद्दाख कहाँ है और कन्याकुमारी कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सॉरी केरला की बात हो रही है, तो केरला आपको यहाँ पर इस जगह पर नजर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा केरला आपको यहाँ पर है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर जो केरला है वो हमें साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, वेस्टर्न कॉर्नर पे इंडिया के। ठीक है, यहाँ पर जो समुंदर है वो देखने को मिलते हैं, हिल यानी पहाड़ियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो मसाले हैं उनका उत्पादन किया जाता है, जैसे कि पेपर्स यानी काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ साथ क्लोव। ठीक है, क्लोव बेसिकली एक प्रकार का मसाले का एक प्रकार से चीज होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ कर्डमम, बेसिकली ये हमें प्रमुख रूप से मसाले देखने को मिलते हैं जो कि केरला के अंदर उत्पादित किए जाते हैं। केरला बेसिकली क्या है, नारियल के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर आगे देखें कि लगभग 2000 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाले पूरे पर्टिकुलर स्थान से, ठीक है, 2000 साल पहले क्या होता है, बहुत सारे जो व्यापारी हैं, चाहे वो अरब से हो चाहे वह यूरोप से हो, वो बेसिकली क्या है इस केरला के तट पर आते हैं, स्पेसिफिकली मालाबार तट पर आते हैं। केरला के तट पे बहुत सारे व्यापारी आते हैं और ये व्यापारी प्रमुख रूप से क्रिश्चियन थे, अरब थे। ठीक है, और अरब के रूप में हमें इब्न बतूता प्रमुख रूप से नजर आते हैं। ठीक है, और अरब के रूप में सॉरी क्रिश्चियन के रूप में हमें बेसिकली जो वास्को डी गामा है वो हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो पोर्चुगीज है वो भारत में सबसे पहले आए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वास्को डी गामा। ठीक है, वो पोर्चुगीज यात्री था। ठीक है, वो बेसिकली पुर्तगाल के अंदर रहता था और भारत के अंदर वो व्यापार करने के लिए, व्यापार की इजाजत लेने के लिए वो भारत के अंदर आता है। और कहाँ पर आता है, केरला के कोस्ट पर, केरला के तट पर, और वो जो तट था उसका नाम क्या था, मलाबार तट। ठीक है, तो यही रीजन है कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग धर्मों के लोग आ रहे हैं। यही रीजन है कि यहाँ पर आपको जैनिज्म भी देखने को मिलेगा, इस्लाम भी देखने को मिलेगा, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, सारे धर्म क्या है आपको इस इलाके में आपको नजर आ जाएंगे। इसी के साथ साथ जो चाइनीज फिशिंग, बेसिकली जो चाइनीज है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर आया करते थे। इसका हमें प्रमाण मिलता है कि चाइना के बहुत सारे जो फिशिंग एक प्रकार से नेट हैं उनको आज भी बेसिकली चिनवाला के नाम से जाना जाता है, तो शायद इसका जो नाम है वो चाइना से ही पड़ा होगा। इसी के साथ साथ आज भी यहाँ पर जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाए हमें मिलते हैं उसके अंदर भी चीन चट्टी यहाँ पर नाम देखने को मिलता है।
तो सिंपल सा मतलब है कि इन शब्दों का जो ओरिजिन है वो हमें चीन से देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ये जो केरला और इसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर राइस, फिश, वेजिटेबल, इन सभी चीज़ों का प्रमुख रूप से यहाँ पर भोजन किया जाता है। और चूंकि यहाँ पर समुंदर और नदियाँ बहुत हैं, यही रीज़न है कि इस प्रकार के जो त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, गेम हैं, वो अभी मनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर ओणम फेस्टिवल आप यहाँ पर देख रहे हो, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं केरला के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बोट रेस होता है ओणम फेस्टिवल के अंदर, यानी नाव की रेस होती है ओणम फेस्टिवल के अंदर। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ये दोनों ही रीजन क्या थे, लोकेशन वाइज बहुत ही अलग थे। एक तो ऊपर एकदम नॉर्थ में था और दूसरी तरफ एकदम साउथ में था। इसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है, अलग अलग लोग यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, और जो लोग आ रहे थे वह सभी क्या है, चाइनीज भी थे, इसी के साथ अरब व्यापारी भी थे और यूरोपीय व्यापारी भी थे। और इन सभी लोगों ने जो केरला है उसको और इसी के साथ साथ जो लद्दाख है उसको, दोनों को अपनी संस्कृतियों से यहाँ पर प्रभावित किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। साथियों, ये जो ऊपर कंटेंट था वो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया के अंदर किस प्रकार की थी। अब हम यहाँ पर बात कर लें, डाइवर्सिटी तो बात कर ली, अब हम यहाँ पर बात ये करने जा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे रिलीजियन हैं, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं कल्चर के लोग हैं। ठीक है, बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें यहाँ पर नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी किस आधार पर यूनाइट हैं, हम किस आधार पर एक हैं, वो हमें यहाँ पर अब समझने की जरूरत है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसी को ही बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता विविधता में एकता। यानी विविधता होने के बावजूद, डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम सभी क्या हैं, एक हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको आप नेहरू के नाम से भी जानते हो, उनके माध्यम से ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले लेकर आया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ वो आप यहाँ पर समझिए। नेहरू जी का बेसिक ये कहना था कि इंडिया में हमेशा से ही बहुत सारी डाइवर्सिटी रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जब ब्रिटिश रूल भारत के अंदर आया तो जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जितने भी कल्चर के लोग हैं, जितने भी रिलीजियन के लोग हैं, जितने भी रीजनल बैकग्राउंड के लोग हैं, चाहे वो बंगाल से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, चाहे वो कन्याकुमारी से हो, सभी ने मिल करके क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार है उसका अपोज किया। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। और विरोध करने के बाद एक प्रकार से एक राष्ट्र का निर्माण किया, और वो राष्ट्र क्या है, भारत। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि जलियांवाला बाग के मैसेकर के टाइम पे जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा 13 अप्रैल सन 1919 में ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों के द्वारा भारतीयों को क्या किया, निहत्थे भारतीयों को क्या किया, गोली मारा गया। तो इस प्रकार क्या किया गया, यहाँ पर एक गीत भी आप देख सकते हो। ठीक है, कि डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, यानी जो यह लहूलुहान दिवस है इसको हमें भूलना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। इन द मिडिस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर द शेड ऑफ अ टीयर ऑफ अस। ठीक है, द हंटर हैज टॉर अवे एवरी सिंगल फ्लावर, और यहाँ पर जो हंटर है, शिकारी हैं, उन्होंने हमारे फूल को क्या है, जो पूरा गार्डन है उसके बहुत सारे जो फ्लावर है उनको क्या किया है, नष्ट किया है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि भावनाओं को व्यक्त किया है कि भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है। ठीक है, एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं और वो फ्लावर अलग अलग रंग के हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो फ्लावर मैन है और वो फ्लावर वुमेन भी है, वो फ्लावर हिंदू भी है, सिख भी है और मुस्लिम भी है, वो फ्लावर गरीब भी है और वो फ्लावर अमीर भी है। और इन सभी फ्लावर्स ने मिल करके क्या किया है, ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी प्रकार से जो ये पूरा स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब होता है आजादी का आंदोलन, वो हम सभी ने मिलकर लड़ा। और यही हमारी बेसिकली क्या है, एक रिच एक प्रकार से कंट्री की स्ट्रॉन्ग एक प्रकार से यहाँ पर पोजीशन को दर्शाता है। ठीक है, और यहीं से हमें एक जो ट्रेडिशन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको यहाँ पर प्रमोशन होता हुआ देखने को मिलता है, या उसका विस्तार होता हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देख रहे हो आप, विविध समुदाय के लोग आजादी के अवसर पर सभी के सभी क्या है, एक देश के एक झंडे के नीचे खड़े हैं। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम जो अभी मैंने आपको बताया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमें बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। इन्हीं के सहयोग से भारत आजाद हुआ। इनके अलावा और भी थे, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इसी के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वीडी सावरकर और भी अन्य लोग। ठीक है, तो इन सभी के सहयोग से भारत आजाद हुआ, और ये बेसिकली दर्शा रहे हैं हम सभी यूनाइट हैं डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी। और इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का जो नेशनल एंथम है, जिसको हम जन गण मन अधिनायक जय हे के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, पहला चैप्टर है, वो हमने डिटेल में देख लिया कि किस तरह से जो हमारा देश है वो डाइवर्सिफाई होने के बावजूद भी यूनाइट है। ठीक है, किस तरह से हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है डाइवर्सिटी को लेकर इस चैप्टर के अंदर डेवलप हुआ, वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पे या ये पूरी सीरीज देखने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों, जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है उसको जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।